बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां कल रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हल्की बारिश और फिर तापमान में कमी आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जब बिहार में मानसून पूरी तरीके से अब एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश तो कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है। वज्रपात को लेकर पूरे बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लोगों को अभी बारिश का और इंतजार करना होगा। हालांकि अगले महीने की शुरुआत के साथ ही मानसून की जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसून की सक्रियता में कमी आई है। जून के महीने में राज्य के यानी कि बिहार के अधिकतर भागों में अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के दौरान कटिहार, बांका, भागलपुर, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत बिहार के दक्षिण पूर्वी और फिर उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 25 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें राजधानी पटना में भी शामिल है। दोस्तों बात करेंगे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो के पार निकल गई है। जहां होलसेल मार्केट में टमाटर 65 से 70 रुपये प्रति किलो में बिक रहे हैं। जहां एक हफ्ते पहले होलसेल मार्केट में टमाटर 30 से 35 रुपये प्रति किलो में बिक रहे थे। रिटेल मार्केट में इसकी कीमत करीब 40 से 50 रुपये किलो या थी, यानी कि दाम करीब 2 गुने हो गए हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण हुई बारिश से एक तरफ महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टमाटर की फसल प्रभावित हुई है, तो दूसरी ओर बिहार और पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी के कारण भी टमाटर की फसल का नुकसान हुआ है। एक महीने पहले यानी कि मई में तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में टमाटर 2 से 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। यानी एक महीने में ही टमाटर की कीमतों में 1900% की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर ही नहीं बल्कि मंडियों में अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि कुछ राज्यों में अगले 1-2 महीने में जब टमाटर और फिर अन्य सब्जियों की नई खेप की आवक बढ़ेगी तो फिर कीमतों में राहत मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार में एक बार फिर से विभागीय अधिकारियों की अनदेखी, ठेकेदारों की मनमानी से पुल निर्माण योजना भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। जहां कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के धुरियाही पंचायत में पुल सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, लेकिन ना तो किसी जनप्रतिनिधि ही ना ही किसी अधिकारी ने अभी तक इसकी सुध ली है। ऐसे में अब ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 11 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबी सड़क पुल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर थाना में एक अजीब मामला सामने आया है। एक महिला ने शिकायत की है कि उसका प्रेमी पिछले 2.5 साल से उसके साथ रह रहा था। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के दूसरे दिन ही उसका प्रेमी फरार हो गया। महिला ने अपने शिकायत में कहा है कि वह पहले से ही शादीशुदा थी। 2.5 साल तक अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। दबाव देने के बाद उसके घटित प्रेमी ने मंदिर में शादी भी कर ली, मगर अगले ही दिन उसको छोड़ करके फरार हो गया। अब उसने प्रेमिका से पत्नी बनी महिला का फ़ोन नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मामले को लेकर के युवक के खिलाफ कथित रूप से पत्नी ने सोमवार को सदर थाना में लिखित शिकायत की है, जब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिना छुट्टी लिए गायब रहने वाले बिहार के शिक्षकों के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर कराए गए जांच में विश्वविद्यालयों से 1096 शिक्षक और कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए हैं। अब इन शिक्षकों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है और उनके सैलरी से 1 दिन का वेतन भी काट लिया जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद के पाठक ने विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और फिर कर्मियों की उपस्थिति को लेकर की रोजाना रिपोर्ट देने को कहा था। के पाठक के इस आदेश के बाद शिक्षकों और फिर कर्मचारियों की उपस्थिति की रिपोर्ट हर दिन विभाग को भेजी जा रही थी, जिसमें 1096 शिक्षक और कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सहरसा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर के तंज कसा है। एक बार फिर से उन्होंने आगवानी घाट पुल ध्वस्त को लेकर के नीतीश सरकार को दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने इस दौरे के दौरान अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और फिर वीर कुंवर सिंह चौक पर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद सम्राट चौधरी वहां से सीधे शंकर चौक में स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके साथ महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। सभा के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से खोखले हो चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। लालू के पास कुछ वोट है, उसी के बल पर वे दिख रहे हैं। कोई महागठबंधन बिहार में दिखने वाले नहीं है। 2024 में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 40 की 40 सीट बिहार में जीतने वाली है। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा है कि आगवानी घाट पुल हवा के झरोखे से गिर रहा है, कोई दूसरा मॉडल अभी नहीं चल रहा है। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार के मॉडल को आप पहचानिए। बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम एक ही नेता ने किया है, वो है नीतीश कुमार। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के करीब 4 करोड़ 77 लाख गरीब मरीजों को फ्री में इलाज का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, सालाना 5 लाख तक प्रति परिवार मुफ्त कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से भोजपुर जिले में ई-केवाईसी सत्यापन करने के पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। इस प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए बिहार के अन्य सभी जिलों में जल्द इसे लागू किया जाएगा। यह समिति का प्रयास है कि दिसंबर तक 2 करोड़ से अधिक लाभुकों का ई-केवाईसी सत्यापित करके उनको आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए। लाभुकों की पहचान और उनके ई-केवाईसी के सत्यापन में जीविका समूह की मदद ली जा रही है। ई-केवाईसी के सत्यापन नहीं होने के कारण अभी तक लाभार्थी इस सुविधा से वंचित हैं। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भोजपुर जिले में लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के लिए जीविका के फ्रंट लाइन वर्कर के से आंकड़ों के ई-केवाईसी का सत्यापन कराया जा रहा है। गांव-गांव में फैली जीविका समूह के सदस्यों द्वारा भारत सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों को आधार के साथ मैच करा करके ई-केवाईसी का सत्यापन किया गया है। यह साथ ही सत्यापित ई-केवाईसी के लाभुकों का अब पीवीसी कार्ड तैयार होगा। ई-केवाईसी सत्यापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जीविका फ्रंट लाइन वर्कर को 5 रुपये प्रति ई-केवाईसी और फिर प्रति पीवीसी कार्ड लाभुक तक वितरित करने पर 3 रुपये कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। जहां बिहार में अगले कुछ महीने तक रोजगार के लिए 37 जॉब फेयर यानी कि 37 रोजगार मेला लगाने का निर्णय लिया गया है। श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक जिला स्तरीय एक तो फिर परमानेंट स्तरीय 2 दिनों तक का ये रोजगार मेला होगा। मेले में 40 से अधिक कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी। अब बात करते हैं कि आखिर कहां और कब रोजगार देगी। तो बात करते हैं कि अधिकारियों के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को भागलपुर, 14 और 15 जुलाई को पटना, 24 और 25 जुलाई को मुंगेर, 28 और 29 जुलाई को गया, 13 और 14 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर, 1 या फिर 2 नवंबर को छपरा, 28 और 29 नवंबर को पूर्णिया, जबकि 7 और फिर 8 दिसंबर को सहरसा में प्रमंडलीय स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन होगा। वहीं जिला स्तरीय रोजगार मेला का 28 जून को सीतामढ़ी, 30 जून को शिवहर, 3 जुलाई को बेतिया, 5 जुलाई को मोतिहारी, 8 जुलाई को बक्सर, 10 जुलाई को भोजपुर, 12 जुलाई को बेगूसराय और 13 जुलाई को खगड़िया में आयोजन होगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 100 करोड़ रुपए के हुए घोटाले में केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पीवी बेजंत्री और फिर न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने नवनीत कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। यह आर्थिक अपराध इकाई से याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी और घोटाला भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। यह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया है कि याचिकाकर्ता ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए घोटाले और फिर भ्रष्टाचार की शिकायत राज्य सरकार की आर्थिक अपराध इकाइयों से की थी। ईओयू ने बीते 20 दिसंबर को विस्तार से जांच के लिए ईडी को पत्र भेजा था। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 माह का समय देने की मांग कोर्ट से की है, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को नामंजूर करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर से विपक्षी पार्टी गठबंधन के मोड में है। यह बिहार के पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक के बाद महागठबंधन बनने की चर्चा है। इस गठबंधन का नाम भी तय कर लिया गया है। इस गठबंधन का नाम PDA रखा गया है, यानी कि पैट्रिक डेमोक्रेटिक अलायंस। जी हाँ, आपको बता दें कि जुलाई में शिमला में होने वाली बैठक में
पीडीए यानी कि पैट्रिक डेमोक्रेटिक अलायंस नामक गठबंधन पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद देश की विपक्षी पार्टी एक होकर के भाजपा को चुनौती देने का काम करेंगे। 23 जून को पटना में बैठक होने के बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है। अभी दूसरी बैठक शिमला में होने वाली है। इसी बीच महागठबंधन का नाम भी सामने आने के बाद से भाजपा के नेता लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता डी राजा ने एनडीए से मुकाबला के लिए पीडीए का नाम सुझाया है। हालांकि इस नाम पर मुहर लगनी बाकी है। इधर विपक्ष के महागठबंधन को लेकर के भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने निशाना साधा है। पीडीए नाम पर विपक्ष को घेरते हुए कहा है कि पीडीए का मतलब परिवारवादी डेमोक्रेटिक अलायंस है। यह तमाम वैसे दल पीडीए में शामिल है जो परिवारवादी हैं। आने वाले दिनों में वैसे दल निश्चित तौर पर किनारा हो जाएंगे जो परिवारवादी या फिर भ्रष्टाचारी नहीं है। शिमला बैठक में आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में 23 जून को हुई विपक्षी एकता की बैठक पर आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के बैठी तो फिर मुझे लगा कि शायद कुछ काम की बातें वे लोग करेंगे, एनडीए के खिलाफ वैकल्पिक एजेंडा रखेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यह बैठक में यही हुआ है कि राहुल गांधी की दाढ़ी कैसे बढ़ गई, उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है। दाढ़ी और शादी पर चर्चा हुई। अंत में यह हुआ है कि बिहार में गर्मी ज़्यादा है, इसलिए अगली बैठक शिमला में की जाए, वहां का आनंद लिया जाए। जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो की ओर से जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की कार्यशैली पर सवाल उठाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू के अंदर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, वहाँ एक दो अपवाद को छोड़ दे तो फिर कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है। जिस दिन नीतीश कुमार ने यह निर्णय ले लिया है कि लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे तो बिहार को उसी 2005 के पहले वाली खौफनाक स्थिति में पहुंचाएंगे। उसके बाद से ही स्थितियां बिगड़ने लगी है। इस स्थिति के कारण आज किसी का तो कल किसी का बयान सुनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सबसे अधिक दुर्गति आगामी चुनाव में महागठबंधन की होगी तो फिर बिहार में होगी। जेडीयू के तमाम नेता कहीं ना कहीं कितना ठिकाना ढूंढ चुके हैं। अंत में जेडीयू में कुछ नहीं रह जाएगा। जहाँ कुछ लोग मेरे संपर्क में और कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। जेडीयू नेताओं का भविष्य वहाँ डार्क दिख रहा है। आरजेडी और फिर जेडीयू के विलय के सवाल पर उन्होंने कहा है कि एनडीए से अलग होकर के जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जा रहे थे उसी समय डील हुई थी। मैंने कहा था कि आरजेडी और जेडीयू का विलय होना तय है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे लखीसराय में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लखीसराय मुंगेर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ के सांसद नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह हैं। जहाँ बीजेपी ललन सिंह को मुंगेर में शिकस्त देकर के यहाँ अपना खाता खोलना चाहती है। मुंगेर में बीजेपी ने कभी जीत दर्ज नहीं की है। जहाँ नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तब ये सीट गठबंधन में जेडीयू के खाते में थी, जहाँ उससे पहले एनडीए की सहयोगी पार्टी लोजपा के खाते में ये सीट रही है। अब जब नीतीश कुमार पाला बदल करके महागठबंधन के साथ हो गए हैं तो फिर तब बीजेपी मुंगेर सीट पर उनके करीबी को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह लखीसराय दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के लखीसराय दौरे को लेकर के बीजेपी की खास रणनीति के तहत देखा जा रहा है। यहाँ बीजेपी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। लखीसराय शहर को भगवा रंग से रंग दिया गया है। जब बीजेपी के छोटे बड़े नेता यहाँ कैंप कर रहे हैं। अमित शाह के लखीसराय दौरे पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने निशाना साधा है और कहा है कि अमित शाह बिहार घूमने आ रहे हैं, जहां उनके बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर जदयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी के लिए दवा तैयार किया जा रहा है। एक खुराक दवा में ही बीजेपी गायब हो जाएगी। जदयू भले ही अमित शाह के दौरे को लेकर के बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे जानती है कि बीजेपी के बिना ललन सिंह मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कभी कमान नहीं कर पाए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली के नियमों को लेकर के बड़ा संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। जहाँ शिक्षक बहाली में बिहार के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे और टीचर बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मंजूरी दी गई है। यह शिक्षक बहाली नियमावली के मुताबिक अब तक अध्यापक नियुक्ति में अभ्यर्थी की बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। राज्य सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब देश भर के अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपी, झारखंड समेत आसपास के राज्यों के युवाओं को भी बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट ही मंगलवार को हुई बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी बढ़ सकती है।
इससे पहले भी सरकार ने नियुक्ति नियमावली में बड़ा बदलाव किया था। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्य स्तर का दर्जा दिलाने के लिए उनकी नियुक्ति बीपीएससी के तहत की जाएगी। उससे बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। दोस्तों, चोरी से जुड़ी हुई खबरें आपने तो सुनी होगी, लेकिन बिहार से जिस तरीके की एक खबर सामने आई है वह हर किसी की होश उड़ा रही है। इसमें चोरों ने न सिर्फ घर में घुस करके चोरी की, बल्कि किचन में आराम से खाना बनाया, फिर खा भी लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में सोमवार की रात बेखौफ चोरों ने 2 बंद घरों में न केवल हाथ साफ किया, बल्कि रसोई घर में घुस करके खाना बनाकर भी खाया। पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी हुई है। बताया गया है कि चंद्रेश्वर राय का परिवार घर बंद करके कहीं गया हुआ था। इसी क्रम में चोर घर में ताला तोड़ करके घुसे और फिर पहले किचन में जाकर के खाना बनाया और आराम से खाया। उसके बाद अन्य कमरों में रखे कीमती सामानों को अपने साथ ले गए। चोरों ने उसी रात रघुनाथ पंडित के घर को भी निशाना बनाया और कीमती रखे सामान उड़ा लिए। बताया गया है कि चोर गहने, कपड़ा और नकदी के साथ साथ बर्तन भी उठा करके ले गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों के हाथ नकद सहित 10 लाख रुपए से ज्यादा के सामान हाथ लगे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सरैया के थाना प्रभारी जयप्रकाश ने बताया है कि पुलिस चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुरू हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा की है तो फिर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार इस योजना के तहत बिहार के 60 से 79 वर्ष के आयु के वृद्धाजनों को सरकार के द्वारा हर महीने 400 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि 80 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के वृद्धाजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि इस मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना का लाभ तभी भी मिल सकेगा जब आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कोई वेतन पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा है, या साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो ऐसे में अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन के द्वारा किस वेबसाइट पर आवेदन करेंगे हम आपको बताएंगे। ये वेबसाइट है www.sspmis.bihar.gov.in/ पर जाकर के आप मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, फोटो और फिर मोबाइल नंबर आदि होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग गांव में भी कई तरीके के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहाँ साथ ही साथ अच्छे कमाई करके अपने आय को बढ़ा सकते हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे 3 ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे आप अपने गाँव में शुरू कर सकते हैं। उनमें से नंबर 1 बिजनेस है मशरूम की खेती। आपको बता दूं कि शहर के बाज़ारों में मशरूम की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए आप गांव में मशरूम की खेती करके लाखों की कमाई कर सकते हैं। सरकार के द्वारा मशरूम की खेती के लिए ट्रेनिंग के साथ सब्सिडी भी दी जाती है। दूसरे नंबर पर है मधुमक्खी पालन। ग्रामीण इलाकों के किसान मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक छोटा सा बगीचा होना चाहिए जहां मधुमक्खी का बक्सा रखा जा सके। मधुमक्खी पालन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तीसरे नंबर पर है जैविक खाद का व्यवसाय। जी हाँ, बिहार में खेती करने के लिए खाद का होना अति आवश्यक है। ऐसे में आप खाद की डिमांड को देखते हुए जैविक खाद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दरअसल रासायनिक खाद खेतों में डालने से खेत की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण लोग अपने खेतों में जैविक खाद डाल रहे हैं। दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत मंगलवार यानी कि 27 जून को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर के बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक घर 2 कानूनों से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरीके से एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। जहाँ पीएम मोदी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। जहाँ एक घर में 2 कानून से घर नहीं चल पाएगा। जहाँ भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात की गई है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। यह पसमानंदा मुस्लिम राजनीति के शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और फिर देश को तोड़ते हैं। बीजेपी केडर मुस्लिम को जाकर के समझाएं। जब भोपाल में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान तब आया है जब बीते दिनों की लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी करके देश के नागरिकों के समान नागरिक संहिता पर उनसे
लिखित सुझाव मांगे थे। यह समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों की बात करती है, यानी कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। देश में इस समय अलग अलग धर्मों को लेकर के अलग अलग कानून है, इसीलिए देश में बीजेपी बीते काफ़ी सालों से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास कर रही है। ये उसकी कई चुनावी वादों में से एक बड़ा चुनावी वादा भी है। चूंकि अभी विधि आयोग ने देश के नागरिकों से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सुझाव मांगे हैं और इन सुझाव की अंतिम तिथि 15 जुलाई होगी। इसके बाद मिले सुझाव के आधार पर कानून मंत्रालय और फिर इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों और सभी धर्मों के लोगों की एक कमेटी की भी राय ली जाएगी और उनके सुझाव के आधार पर कानूनी जानकारी रखने वालों एक टीम इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस ड्राफ्ट के तैयार हो जाने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर देश में ये कानून किस तरीके का होगा। दावा किया जा रहा है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को सुनिश्चित करेगी। जैसे साथ ही अनुच्छेद 15 के तहत रिलीजन, रेस, कास्ट या लिंग या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरीके के भेदभाव पर रोक लगाने पर काम करेगी। ये कानून पर्सनल लॉ या फिर धार्मिक किताबों पर आधारित कानून और फिर परंपराओं को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिप्लेस किया जाएगा। यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के सुझाव मांगे जाने को लेकर के अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बोर्ड ने कहा है कि भारत में इस तरीके का कानून बनाने बेवजह देश के समय संसाधनों को बर्बाद करना है और ये समाज में बेवजह अराजकता का माहौल बनाएगा। मुस्लिम बोर्ड का कहना है कि इस समय ये कानून लाना अनावश्यक है, अव्यवहारिक और फिर खतरनाक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने एक बयान में कहा था कि मुस्लिम लॉ बोर्ड में बनाए गए कानून मुस्लिमों की पवित्र किताब कुरान से ली गई है और उसमें लिखी बातों को काटने और फिर बदलने की इजाज़त खुद मुसलमानों को नहीं दी है। तो फिर सरकार कैसे एक कानून के जरिए इसमें दखलंदाजी कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप ज़मीन की खरीदारी कर रहे हैं तो फिर आप सबसे पहले ज़मीन के सभी कागजातों की जांच करें। जांच में अगर ज़मीन के सभी कागजात सही पाए जाते हैं तो फिर इसके बाद ही आप ज़मीन की खरीदारी करें। जहाँ वहीं ज़मीन खरीदते समय पैसा देने के दौरान कानूनी नियमों का पालन अवश्य करें ताकि कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी ना कर सके। बात करते हैं कि बिहार में ज़मीन खरीदने के लिए पैसा आप देने वाले हैं तो फिर आप सबसे पहले ज़मीन का एग्रीमेंट कराएँ। आप नज़दीक के सिविल कोड में जाकर के 1000 के स्टाम्प पेपर पर उस ज़मीन का एग्रीमेंट लें। जहाँ उसके एग्रीमेंट पेपर पर आप उस ज़मीन की पूरी डिटेल्स तारीख के अनुसार अंकित करें। ज़मीन खरीदने वाले और फिर बेचने वाले दोनों उस एग्रीमेंट पेपर पर सिग्नेचर करें, साथ ही साथ एक गवाह का भी सिग्नेचर लें। जब उस ज़मीन का एग्रीमेंट बन जाए उसके बाद ही ज़मीन बेचने वालों को पैसा दें ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। जब वही ज़मीन खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं तो फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र या फिर चेक के माध्यम से पैसा दें। कैश पैसा देने से आप बचें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पैतृक संपत्ति पर अधिकार को लेकर के सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेटी हो, बहू हो, माँ हो या फिर पत्नी हो, पैतृक संपत्ति पर कानून में सभी का अधिकार अलग अलग निर्धारित किया गया है। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि पति के पैतृक संपत्ति पर बहू का अधिकार क्या है। तो बात करते हैं कि कानून के अनुसार शादी की तारीख से बहू को परिवार के सदस्य का दर्जा मिलता है, लेकिन ये उसे साहदायिक नहीं बनाता है। हालांकि अपने पति की मृत्यु के बाद या फिर यानी विधवा के रूप में एक बहू का अपने पति द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति पर अधिकार होता है। जब पति की मृत्यु के बाद पति की संपत्ति पैतृक हो या फिर स्वर्गीय अर्जित हो, उस पर विधवा के रूप में बहू का अधिकार प्राप्त होता है। बहू संपत्ति में अपने पति के हिस्से के माध्यम से परिवार की संपत्ति पर अपने अधिकार करके दावा कर सकती है, लेकिन वे उस संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है जो विशेष रूप से उसके ससुराल वालों की है। यानी कि पति के नाम से जो जमीन जो भी संपत्ति है उन संपत्ति पर विधवा पत्नी की दावा हो सकता है, लेकिन जो सास ससुर के नाम पर कोई ज़मीन है या फिर कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति का अधिकार उनको नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। वही आवेदन के लिए आवास के आधार पर आरक्षण को लेकर के सरकार ने नया प्लान बनाया है, जिससे लाखों महिलाओं को फायदा होगा। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि EWS के आरक्षण के उद्देश्य से परिवार में
अभ्यर्थी के माता पिता और फिर 18 साल से कम आयु के भाई बहन तथा पति पत्नी और फिर 18 साल से कम आयु की संतानें शामिल मानी जाएगी। जब वहीं विवाहित पुरुष के पक्ष में EWS के निमित्त आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र उसके स्वयं के परिवार की आय एवं संपत्ति के आधार पर निर्गत होगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी एवं पत्नी तथा 18 साल से कम आयु की संतानें सम्मिलित होगी। ये प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास स्थान से निर्गत होगा, जिसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 10 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी है। इस सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी राजद नेता तेजस्वी यादव को दी गई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसे बखूबी निभाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए विभाग की तरफ से बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने वाली है, यानी कि बहाली होने वाली है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 4568 पदों पर बहाली होने वाली है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विभिन्न स्तर पर बहाली की जाएगी। इसमें कुछ नियुक्तियां बिहार तकनीकी चयन आयोग से और कुछ बिहार कर्मचारी चयन आयोग से होनी है। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति की प्रशंसा जल्द प्राप्त हो जाएगी और फिर अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में अभी भी कई जिला अस्पताल से लेकर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी है और उन कमियों को दूर करने के लेकर के तेजस्वी यादव लगातार निर्देश जारी करते हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में फार्मासिस्ट के 1539 पद, OT हेल्पर के 1096 पद, क्लर्क के 967 पद, एक्सरे टेक्नीशियन 803 पद और फिर ECG टेक्नीशियन के 163 पदों पर बहाली होनी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बीते 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश भर के बीजेपी विरोधी दलों के बड़े नेताओं को बुलाकर के एक बड़ा संदेश दिया था। जहां उनके इस अभियान के बाद माना जा रहा है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता और बढ़ने वाली है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इसे नीतीश कुमार की बड़ी पहल मानी जा रही है, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के दावे ने राजनीति सरगर्मी बढ़ा दी है। RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। जब उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा दावा किया है कि जो जेडीयू की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा दावा तब किया है जब जदयू MLC रामेश्वर महतो ने पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बगावती तेवर दिखाया है, जिसके बाद जदयू में हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि नीतीश कुमार पटना में बीजेपी विरोधियों को जमा करके बीजेपी को हराने की लाख कवायद कर ले, लेकिन उनकी इस मंशा सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी ये सब करने से पहले अपने घर को संभाले, जहां बड़ी टूट होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बयानवीर नेताओं की बात जब भी होगी तो बीजेपी से गिरिराज सिंह और फिर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव का नाम जरूर आएगा। एक शादी समारोह में दोनों आमने सामने हो गए और हंसी मजाक में ही सही दोनों के बीच राजनीति पर जम करके बहस हुई। जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपना अभिभावक बता करके पप्पू यादव राजनीतिक हालात पर चर्चा करने लगे। जहाँ अंत में गिरिराज सिंह उठ करके जाने लगे तो पप्पू यादव ने उनका हाथ पकड़ लिया। जब इस पर गिरिराज सिंह ने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वह अलग जाकर के बैठ गए। ये सब शेखपुरा में पूर्व मुख्य पार्षद मुकेश यादव की बेटी की शादी में देखने को मिला है। जब मुकेश यादव ने दोनों को एक ही जगह बिठाया था, शादी की बात होते होते राजनीति की बात होने लगी। पप्पू यादव ने पूंजीवाद के मुद्दे को उछाल दिया। इसके बाद गिरिराज सिंह भड़क गए, कहने लगे कि यही तो देश को ले डुबा। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि मेरी बात तो सुनिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या सुनूं? लालू यादव, पप्पू यादव और सब बाकी सब लोगों की कहानी भी तुम्हारी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तुम्हारा क्या सुने, लोकसभा में बहुत सुने हैं। यहीं पर नहीं, बातों बातों में अवार्ड लेने की बात भी सामने आ गई। पप्पू यादव ने कहा कि हमें और हमारी पत्नी को आप लोगों ने अवार्ड दिया, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में तो केवल लालू यादव को अवार्ड मिलता रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि आपको अवार्ड लेना है। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं तो बुरा हो गया हूँ, मैं अवार्ड लेकर के क्या करूँगा। पप्पू यादव ने हंसी मजाक में ही कहा तो अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव तो पार्टी लड़ाती है। पप्पू यादव ने कहा कि आपकी पार्टी ने ही निर्देश निकाला है, 72-73 साल के बाद वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरे मरने की वजह मेरी पत्नी और उसके घर वाले हैं। मेरे कई बार बुलाने पर भी वे नहीं आई। मैं जब बुलाने गया तो फिर साले रोहन ने अभद्रता की। मेरी शादी से को 10 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी 10 बार घर छोड़ करके जा चुकी है। मेरी लाश को मेरे पापा और दोस्त पिंटू के अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे पैसे मेरी जींस के पैंट में रखे हैं, उन पैसों से मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। जी हाँ, पत्नी के तलाक मांगने से आहत
पति विक्की उर्फ विनय ने सुसाइड नोट में अपना दर्द लिखा, फिर आत्मघाती कदम उठा लिया और अपनी जान दे दी। मामला बरादरी के संजय नगर का है। बरादरी पुलिस के अनुसार विक्की उर्फ विनय की शादी क्षेत्र की ही डोली से 10 साल पहले हुई थी। विक्की के मामा मुकेश ने बताया है कि डोली शादी के कुछ साल बाद ही तलाक मांगने लगी। इसके चलते विक्की तनाव में रहने लगा। आरोप है कि रविवार रात विक्की के घर उसने पुलिस भिजवा दी। जहां पुलिस वालों ने विक्की को हरकाया, 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिए। जब पुलिस के जाने के बाद विक्की ने दरवाजा बंद कर दिया और सुसाइड नोट लिख करके अपनी जान दे दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय जिले में 29 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह के संभावित कार्यक्रम को लेकर के जदयू हमलावर हो गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के क्षेत्र में गृह मंत्री के संभावित आम रैली को लेकर के जदयू नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, बिहार घूमने आ रहे हैं। अमित शाह के बिहार आगमन से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी भाजपा पर जम करके हमला बोला। जहाँ श्रवण कुमार ने कहा कि अमित शाह लखीसराय आए, बहरिया आए या फिर मुंगेर आए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के द्वारा दवाई कुटवाया जा रहा है, एक खुराक दवा पड़ेगा और फिर बीजेपी 2024 में कहां रहेगी इसका अनुमान नहीं है। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में दवा तैयार किया जा रहा है, इसलिए अमित शाह आए या फिर कोई भी आए, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार ने सामाजिक समरसता के साथ सभी वर्गों के बीच कार्य किया है, इसलिए बिहार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद कई युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे में इन युवाओं के लिए अभी हम काम की खबर लेकर के आए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए युवाओं की उम्र 18 साल होनी चाहिए। जहाँ सिलेक्शन के बाद 20,200 रुपये तक सैलरी मिलेगी। ये भर्तियाँ UPSSC ने प्रवर्तन कांस्टेबल के खाली पदों पर भर्ती के लिए निकाली है। जहाँ कुल पदों की संख्या 477 है। आवेदन फॉर्म भरने का शुल्क सिर्फ 25 रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट www.upSSC.jb.in पर विजिट करना होगा। UPSSC रिक्वायरमेंट 2023 की आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई 2023 से शुरू होगी। इसके बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 28 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार में कैबिनेट विस्तार की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कोटे से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार कल तक जो कांग्रेस को लेकर के चुप्पी साधे हुए थे, वे अब संकेतों में कांग्रेस को लेकर के बातें कर रहे हैं। यह कांग्रेस नेता भी अपने हिस्सेदारी को लेकर के बात बोल रहे हैं। यह कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने टाइम्स नाउ भारत से कहा है कि कैबिनेट का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। जब उनको जो आवश्यक होगी वे करेंगे। कैबिनेट में कांग्रेस के 2 प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस नेतृत्व से बात होगी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि विपक्षी दलों की 12वें तारीख को होने वाली बैठक पहले या फिर बाद में भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। विस्तार होगा ये तय हो गया है। कितने मंत्री बनेंगे ये फैसला महागठबंधन में शामिल 6 पार्टियों से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इसमें आपत्तिजनक बात नहीं है। जब गठबंधन की सरकारें होती है तो भी ये सहयोगी दल होता है तो उनसे पूछा ही जाता है या कितना मंत्रिपरिषद का सदस्य किन दलों से होगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही गोवा और झारखंड को भी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल गई है। उनका हेलीकॉप्टर से रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे सड़क मार्ग से ही कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख शहरों के बीच 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रत्यक्ष और फिर डिजिटल तरीके से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। यह पहली बार एक दिन में इतनी संख्या में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिहार सरकार द्वारा लगातार बागवानी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत आम के बाग लगाने वाले किसानों को मुफ्त में फ्री में पौधा दिया जा रहा है। इन पौधों की देखभाल के लिए किसानों को अनुदान देने का भी फैसला किया गया है। इसके लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभुकों का चयन किया जाएगा। किसानों को आम का बगीचा लगाने एवं पौधों की देखभाल के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके के कई किसानों सरकार की ओर से लाखों रुपये मिलने वाले हैं। जहाँ कई किसानों को सरकार की ओर से
लाखों रुपए दिए जाएंगे। जब 50,000 की राशि किसानों को 3 किस्तों में दी जाएगी। पहले साल में 60% यानी कि 30,000, दूसरे वर्ष में 10,000 एवं तीसरे वर्ष में 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। हालांकि ये राशि किसानों को तभी दी जाएगी जब पौधे 80 से 90% सुरक्षित होंगे। सघन बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को ये लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार केले और अमरूद के बाग लगाने पर भी सब्सिडी दे रही है। अधिक जानकारी के लिए किसान उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या साथ ही नजदीकी उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री बागवानी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत विभिन्न फसलों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत आम 20 हेक्टेयर, अमरूद 5 हेक्टेयर, लीची 5 हेक्टेयर और औषधि पौधा 10 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत आम 18 हेक्टेयर, टिश्यू कल्चर केला 10 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसान अपनी जमीन पर आम, केला और अमरूद का बाग लगाना चाहते तो फिर उद्यानिकी विभाग के पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है बिहार हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट IN लिंक पर जाना होगा आपको। या इसके लिए किसान के पास किसान पंजीकरण, वर्तमान जमीन रसीद, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन के लिए आज मेगा सूची जारी कर दी है। OFSS ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि OFSSBihar.in पर जाकर के फाइनल लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए बिहार बोर्ड ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसमें सूची को लेकर के स्कूलों के प्रधानाचार्य को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मेधा सूची जारी करते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्टूडेंट को OFSS पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर के इंटीमेशन लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जहां डाउनलोड करना होगा, इस लिस्ट के आधार पर अब स्टूडेंट्स अलॉट किए गए संस्थान में 27 जून से 3 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ उन्हें मैट्रिक प्रमाण पत्र, फोटो और फिर अन्य कागजात लेकर के जाने होंगे। उम्मीदवार OFSBihar.in पर जाकर के बिहार 11वीं में दाखिला की पहली मेधा सूची देख सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।